राष्ट्रीय भावना सम्मेलन के सदर और उत्तर प्रदेश कौमी तहजीब के सदर जनाब तारिक अली साहब, हमारे बीच में स्टेज पर मौजूद गणेश अंसारी साहब, तारिक सिद्दीकी साहब, मोहम्मद अहमद साहब, समीना हबीब साहबा, अशोक सिंह साहब, हकीम सज्जाद साहब, डॉक्टर फौजाद साहब, डॉक्टर जयराम वर्मा जी, जमाल साहब, हमारे राजा अंसारी साहब, दिनेश सिंह जी, राज बहादुर जी, वसीम सिद्दीकी साहब, मोहित साहब, डॉक्टर राजकुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी और सभी यहाँ जो भी इस स्टेज पर है और हमारे सामने हैं, सभी मौजूद है, सम्मानजनक है। मैं पहले तो अपनी ओर से आप सबका मैं बहुत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और तारिक साहब को और उनके तमाम साथियों को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि ये दूसरा मौका है जब कौमी तहजीब की ये नशिस्त हो रही है या सम्मेलन हो रहा है। आज मैं समझता हूँ कि जो आपने इस सम्मेलन का नाम सद्भावना से जोड़ा है, ये बहुत अहम है और एक तरह से कहा जाए कि वक्त की जरूरत है, समय की पुकार, क्योंकि पिछले कई वर्षों से, कई सालों से हम और आप महसूस कर रहे हैं कि जो मुल्क की दिशा है, सिर्फ है, वो सही रास्ते पर नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, सियासी पार्टियां हैं जो लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि इस मुल्क के अंदर कैसे मजहबी जरूर पैदा किया जाए, कैसे धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाए। नफरत और घृणा आज अपने शबाब पर, और शायद इसीलिए राहुल जी को आगे आना पड़ा। उन्होंने जब महसूस किया कि देश अगर इसी तरह इसी रास्ते पर चलता रहा तो उनका दूर नहीं है जब देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, देश बिखर जाए, उससे बचाना जरूरी है। और उन्होंने एक फैसला लिया कि भारत को जोड़े रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को महफूज रखने के लिए यह जरूरी है कि हम देश के लोगों के दिलों को जोड़ें। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पद यात्रा, जो अपने आप में तारीखी यात्रा, हिंदुस्तान की आजादी के बाद इतनी लंबी यात्रा शायद ही किसी ने की हो, उन्होंने उस यात्रा को अंजाम दिया। और इस दौरान में सिर्फ पद यात्रा नहीं किया, उन्होंने लोगों से संपर्क स्थापित किया, लोगों को वो मिलने का, लोगों से बात करने का, संवाद करने का उन्होंने लगातार प्रयास किया। हर समुदाय के लोग, हर मजहब के लोग, हर जबान के लोग उनसे
उनसे मिले, अपने दिल की भावना उनके सामने प्रकट किया। और राहुल जी ने भी खुलकर जो उनके दिल में जो बातें थी उसको उनके सामने रखा और इस खतरे से लोगों को आगाह किया कि अगर हम सब लोग इसी तरह मजहबी जुनून में आपस में लड़ते रहेंगे, नफरत घृणा करते रहेंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो इस मुल्क को मुल्क की एकता को बचाना मुश्किल होता है। लोगों ने उनकी बातों को सुना और उसका नतीजा क्या आपने देखा कि उसके बाद जो चुनाव हुए, इलेक्शन आया, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, लोगों ने बहुत सोच समझकर देश हित को सामने रखकर वोट देने का काम और एक बार ये बताने की कोशिश की, खासतौर पर कर्नाटक के लोगों ने, कि तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने रोड शो किया, वहां जाकर कई मीटिंगें की, पब्लिक मीटिंग की, लोगों को ये बताने की कोशिश की, वहां धार्मिक मुद्दा खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन लोग उस रास्ते में नहीं है। लोगों ने देखा कि अब समय आ गया है कि इस मुल्क की एकता और अखंडता को बचाना, और इसलिए लोगों ने राहुल जी का साथ। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ राहुल गांधी जी या बड़े बड़े नेता अगर इस काम को अंजाम देंगे वो ठीक है कि वो हमको दिशा दे सकते हैं, एक नजरिया दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन इस काम को अगर हमें जमीन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आवश्यक है, जरूरी है कि हम अपने अपने तरीके से जो भी इस नेक काम में योगदान दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें। और इसलिए कौमी तंजीम को आप सब लोग जानते होंगे, पुराने लोग हैं जो कौमी तंजीम से वाकिफ है कि कौमी तंजीम की बुनियादी इसलिए रखी गई, इसकी पैदाइश इसलिए हुई कि मुल्क के अंदर धार्मिक मजहबी सद्भाव हो, आपस में मिलजुल कर हम रहे। जो गंगा जमनी तहजीब हमारी सालों से चली आ रही है, उस तहजीब को बचाने की कोशिश की जाए, इसीलिए कौमी तंजीम बने। साथ ही साथ हम फिरकापरस्ती के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ने का जो भी हमारी ताकत थी, जो भी हमारी शक्ति थी, पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर कर हम लोगों ने एक बहुत बनाने का प्रयास किया। और कौमी तंजीम ने ये भी तय किया, या कौमी तंजीम ने फिरकापरस्ती के खिलाफ लड़ने का जो एक मुहिम चलाया, उसमें किसी प्रकार की, किसी तरह की फिरकापरस्ती उसमें शामिल। फिरकापरस्ती का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि किसी एक मजहब के लोग अगर फिरकापरस्ती से काम ले रहे हैं तो उनकी हम मदद करें और हम खुद अपने गरीबों में झांक कर लड़े। फिरकापरस्ती सांप्रदायिकता चाहे किसी भी मजहब की हो, किसी भी कौम की हो, वो फिरकापरस्ती, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमानों की हो, सिखों की हो, ईसाई की हो, किसी भी मजहब के लोग अगर फिरकापरस्ती का सहारा लेते हैं या
उसकी तरफदारी करते हैं तो वो हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए खतरा है। और इसलिए कौमी तंजीम ने जहां भी सांप्रदायिकता को महसूस किया, जहां भी को महसूस किया, चाहे मुस्लिम मुसलमानों के बीच में हो या हिंदुओं के बीच में, हमने कोई तरह मुजफ्फर आज फिर वही मौका आया है, एक वक्त आया है कि हम सब लोग इस बात को सोचे समझे। कुछ लोग हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जो अपनी रहनुमाई के लिए या फिर लीडरशिप के लिए, अपनी शख्सियत को आगे बढ़ाने के लिए वो भी फिरका परस्ती का लिबास पहले जब खास तौर पर कोई इलेक्शन आता है, रियासत का इलेक्शन हो या केंद्र का इलेक्शन हो, तो उसी तरीके से उनकी भाषा बदल जाती है, उनकी जबान बदल जाती है। तो ये सोचना होगा कि हमारे अंदर भी अगर ऐसे लोग हैं जो फिरका परस्ती को हवा देते हैं तो उनकी भी मुसम्मत होनी चाहिए। फिरका परस्ती एक ऐसा जहर है जो एक बार समाज में समा जाए तो फिर उसको निकालना मुश्किल। आज हम करीब 10 साल से, इसके पहले भी हमने झेला है, लेकिन अभी जब 10 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार फिरका परस्ती को हवा दी जाए, फिरका परस्ती को एक इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है, एजेंडा बनाया जा रहा है। यह खतरनाक है। पहले भी लोग फिरका परस्ती की बात करते थे, लेकिन शर्मा कर करते थे, उनको लज्जा जरूर आती, छिप छुपा कर बात करते, पर्दे में बात करते। लेकिन आज देखिए खुलेआम कोई शर्म हिया नहीं है, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी मजहब और किसी भी सर्व समाज में कभी स्वीकार नहीं किया। सर्व समाज जो होता है उसकी पहचान क्या है? एक कॉन्सेप्ट समाज की पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि वहां जो कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं जिस मुल्क में, ये समाज में, जो अक़लियत के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, ऐसे तमाम लोग जो किसी न किसी वजह से समाज में पिछड़ गए, जब तक हम उनको देश की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में जब तक उनको नहीं लाएंगे, उनको नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम सब कहलाने के लायक नहीं, हम मोहब्बत कराने के लायक नहीं। इसलिए सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे संविधान में जो अधिकार इस देश के हर नागरिक को दिया, उस अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल। आज तो किस्मती ये भी है कि हमारे संविधान को बदलने की बात की जाती है, बदलने की नहीं, छीनने की बात की, क्योंकि ये जो संविधान है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जिसका मसौदा तैयार किया, उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है, उसको एक तरह से समाप्त करने की बात। क्या वजह? इसकी वजह बहुत स्पष्ट है कि जो ये संविधान हमारा जिन लोगों ने भी बनाया था, वो कोई ऐसे लोग नहीं थे, ऐसे वैसे लोग नहीं थे, वो सब जिम्मेदार लोग, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने जीवन का को त्याग कर उन्होंने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी। वैसे ही लोगों ने हमारे मुल्क का आईन बनाया है, संविधान बनाया है, और इसलिए उनके सामने जो भारत की तस्वीर थी वो बहुत साफ थी। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसके मानने वाले हमारे देश में नहीं है। इसलिए एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोग समावेश कर
ऐसा संविधान बनाने का कोशिश हुई और आज तक हम उसी संविधान को मानते भी चले आते हैं। लेकिन अब जो लोग जिनके दिमाग और जिनके समझ में ये आ रहा है कि जब तक ये संविधान रहेगा तब तक उनकी जो साजिश है वो कामयाब नहीं, इसलिए संविधान को बदलना चाहिए। अब ये बातें चल पड़ी और अगर अभी जो लोग इस संविधान के हाथ में है अगर वो खड़े नहीं हुए, अगर उन्होंने आवाज नहीं बुलंद की, तो आने वाले समय में ये संविधान हमसे छीन लिया जाए। इसलिए संविधान को बनाना भी हमारा फर्ज है। ये भी इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर संविधान हमको छीन लिया जाएगा तो सारे जो हमें हकूक मिलते हैं वो हकूक को छीन जाए। इसलिए हमें संविधान की रक्षा करनी है, आइन की हिफाजत करनी है। तो मैं आप सबको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कौमी तरजीह का जो संगठन है, जो हमारी जितनी भी ताकत है, जितनी भी हमारे पास कुव्वत है, हम सबको जोड़ना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम, ये सद्भावना को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आपने चलाया है, ये उत्तर प्रदेश के हर जिले में होना चाहिए, हर नगर में होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि लोगों को हमें बताना पड़ेगा। कौमी तरजीह का एक अहमियत और है, एक अहम जिम्मेदारी और हमने ली है कि लोगों के अंदर सियासी शऊर पैदा करने की भी जरूरत है। हम लोग अक्सर जज्बात किया जाता है और जज्बात में बैठकर कोई भी फैसला ले लेते, चाहे उसके हमारा मुस्तकबिल बिगड़ जाता है या बन जाता है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो ये जो जज्बाती फैसला लेने की हमारी आदत है, इसको भी बदलने की जरूरत है और लोगों के अंदर सियासी शऊर भी पैदा करना। सियासी शऊर का क्या मतलब? जब हम अपना वोट डालते हैं उसकी अहमियत को समझना कि हम किसको वोट डालते हैं। उनकी चिंता नहीं, उनको संविधान की चिंता नहीं, उनको सदन चले या न चले इससे कोई प्रभाव नहीं। उनका एक ही है कि हम सत्ता में बने, हम शक्तिशाली बने। तो ये जो सोच है, ये किसी डिक्टेटर की सोच हो सकती है, किसी तानाशाह की ये सोच हो सकती है। तो इस सोच को हमको समझना होगा और ये कोशिश करनी है। आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वो बहुत अहम होगा। आप देख रहे हैं तमाम इस मुल्क के अंदर सद्भावना बना रहे, तो थोड़ा सा अभी बनाने के बाद वो अभी नहीं, पहले नहीं जो लोगों ने सहयोग किया है और यहाँ पर